हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। तो अभी तक हम 5 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम छठे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। अब इस 6th वन के बिना पिछले जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये फंडामेंटल राइट 6th वाला जो अभी हम डिस्कस करेंगे अगर ये है तो ही पिछले 5 की वैल्यू है। If rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. अब हमने बोला था कि राइट्स जो है वो एक तरीके की गारंटी है। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था लोन का कि किस तरीके से गारंटी दी जाती है। तो वैसे ही जो राइट्स हैं वो एक तरीके की गारंटी है, एक तरीके का आश्वासन है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि तुम्हारी लाइफ में ये चीजें तो होंगी ही। तुम्हारी लाइफ में हम इक्वलिटी की गारंटी देते हैं, हम नो डिस्क्रिमिनेशन की गारंटी देते हैं, फ्रीडम की गारंटी देते हैं। तो ये कुछ गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। बट अगर हम कहें कि राइट गारंटी है बट वो गारंटीज को कौन दे रहा है, उन गारंटीज को कौन ऑनर करेगा, यही नहीं पता, तो फिर क्या फायदा उस गारंटी का। फिर तो वो नाम की ही गारंटी रह जाएगी। उस गारंटी को कौन फुलफिल करने वाला है ये चीज अगर नहीं पता है तो वो गारंटी भी किसी फायदे की नहीं है। सो हमारा सेक्शन क्या है, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट। तो जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स को अभी तक डिस्कस किया उनको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये सेफ रह सकते हैं, ये एक तरीके से सिक्योरिटी मन में रख सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये राइट है। कैसे इंश्योर करें कि ये राइट्स हमारे पास हैं। सो द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इनफोर्सेबल। तो जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल का मतलब वो लागू हो सकते हैं। वो अगर हमारे उन फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा राइट जो है उसका वायलेशन हुआ है। वी हैव राइट टू सीक एनफोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट्स। तो जितने भी हमने ऊपर राइट्स जो है वो डिस्कस किए हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम उनके लिए एनफोर्समेंट सीक कर सकते हैं। मतलब हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि उन राइट्स का एनफोर्समेंट हो, वो राइट जो है वो सही तरीके से लागू हो। दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये जो इन्फोर्समेंट सीक करने का राइट है कि मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि अगर हमारे राइट्स का हनन होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और उन्हें इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पा सकते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। और ये रेमेडी पाना ही, मतलब ये इन्फोर्समेंट सीक करना ही अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि जितने हमारे पास पहले 5 अधिकार दिए हुए हैं उनको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, उनको लागू करवा सकते हैं अगर कोई उनका हनन करेगा। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। तो बिना इस राइट के पिछले 5 जो राइट्स हैं वो इनइफेक्टिव हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, अगर ये राइट होगा ही नहीं तो फिर पिछले 5 का कोई फायदा नहीं है। मान लो आपको अधिकार दे दिया कि आपको राइट टू इक्वलिटी है, कि आपको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो गलत होगा। बस इतना बोला कि हाँ गलत होगा। अब मान लो आपके साथ किसी ने इनइक्वालिटी की, किसी ने भेदभाव किया, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सॉल्यूशन क्या है? ये 6th जो राइट है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो ये सॉल्यूशन देता है कि अगर आपके राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में आप अपना केस डालेंगे, कोर्ट पूरा चेक करेगा। अगर आपके राइट का हनन हुआ है तो जो पर्सन आपके राइट का हनन कर रहा है उसको सजा मिलेगी और आपको आपका अधिकार जो है वो दिया जाएगा। तो बिना इसके पिछले 5 उनका राइट्स का कोई फायदा नहीं है। It is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, private bodies or by the government. अब हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन कोई भी कर सकता है। हो सकता है हमारे जो फेलो सिटीजन्स हैं, मतलब हमारे साथ के जो लोग हैं, दूसरे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो ही हमारे राइट्स का वायलेशन करने लगे। या फिर कोई प्राइवेट बॉडी है, मान लो कोई कंपनी वगैरह है, कोई एसोसिएशन है जो कि हमारे राइट्स का हनन कर रही है, या फिर खुद गवर्नमेंट भी हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है। तो इन सभी केसेस में हमारे पास ये अधिकार है कि हम इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, हम केस जो है वो डाल सकते हैं कोर्ट में। When any of our right are violated, we can seek remedy through courts. तो अगर हमारे किसी भी राइट का वायलेशन होगा तो हम कोर्ट के थ्रू, जो हमारी न्यायपालिका है उसके थ्रू रेमेडी, एक तरीके से सॉल्यूशन हम सीक कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें हमारा न्याय मिलेगा। If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. अब अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वैसे हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं बट हमारे पास 6 फंडामेंटल अधिकार हैं, तो जो पिछले 5 फंडामेंटल अधिकार हैं
उनको लागू करने के लिए हमें ये छठा फंडामेंटल राइट मिला है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो हमें किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और हम जैसे एक हायरार्की होती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक कोर्ट में एक हायरार्की होती है, नीचे लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर ऊपर हाई कोर्ट होते हैं और फिर ऊपर एकदम टॉप में एक सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर किसी पर्सन को केस डालना है तो अपने लोकल कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें डालेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर जो न्याय है उसे सही नहीं लगता, जो भी जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी होती है, अगर उस पर्सन को वो सही नहीं लगती, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ केस एक तरीके से हाई कोर्ट में डालता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। और अगर हाई कोर्ट का भी कोई ऐसा डिसीजन आता है जिससे पर्सन अनसेटिस्फाइड रहता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो एक हायरार्की जो है वो फॉलो होती है नॉर्मल केसेस में। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आपको ये हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या फिर सीधा हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। That is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies the heart and soul of our constitution। इसीलिए जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस सिक्स्थ राइट को, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला है कि ये हार्ट है, दिल है और आत्मा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा तो फिर पर्सन के पास जितने दूसरे राइट है उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उनको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लागू कैसे होगा? हमारे कोर्ट्स के थ्रू, कि हम हमारे कोर्ट्स में जा सकते हैं अगर हमारे राइट्स का हनन होगा। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर ऑथोरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें किसके खिलाफ दिए हुए हैं, मतलब कि किस चीज की गारंटी हमें देते हैं? तो जो भी चीजें हमें, जितने भी राइट्स हमने डिस्कस किए, उनकी हमें गारंटी मिलती है किन के एक्शंस के खिलाफ? लेजिस्लेचर के एक्शंस के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के खिलाफ, एंड कोई भी ऐसी ऑथोरिटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि फंडामेंटल राइट जो है हमें ये गारंटी देते हैं कि खुद लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, तो हम लेजिस्लेचर के खिलाफ भी कोर्ट में केस डाल सकते हैं। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब हमारी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट जो है वो हनन हो। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकती, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन करे। और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है तो वो भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। तो आपको ये चीज क्यों बताई जा रही है कि मेनली हम ये कहते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट जो है वो देश में सबसे बड़ी है, बट उस सबसे बड़ी चीज के खिलाफ भी, मतलब कि पार्लियामेंट आप समझ लो, लेजिस्लेचर, ये तीनों जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। और हमने पढ़ा था जब हमने ये डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, तो हमने उसमें देखा था कि अगर ये दोनों कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो जुडिशरी इनको रोक सकती है, जुडिशरी इनको एक तरीके से ट्रैक पे लाने का काम कर सकती है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर हैं, इन लोगों से भी ऊपर हैं। अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। There can be no law or action that violates the fundamental right। कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं आ सकता गवर्नमेंट द्वारा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। If any act of the legislature or the executive takes away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid। अगर देश का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा कदम उठा लेती है जिससे कि या तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं या फिर उनके फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो रहे हैं, मतलब उन पर रोक लग रही है, किसी ना किसी तरह की वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा एक्शन गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर लेते हैं तो वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएंगे। We can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the governmental organizations like the nationalized banks or electricity boards। So अगर कोई भी ऐसा एक्शन आता है, कोई भी ऐसा लॉ आता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के थ्रू हो या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम उठा लिया है
या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह है, मतलब जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है वो, या फिर खुद गवर्नमेंट अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ऑल्सो इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। अब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स का जो इनकी जो गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट या फिर जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके खिलाफ ही मिली है, बल्कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है, कोई भी ऐसी बॉडी जो है जो प्राइवेट भी है, उसके अगेंस्ट भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर देश में कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपकी कोई कंपनी हो जिसमें आप काम कर रहे हो, चाहे कोई ऐसी कंपनी है जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या फिर खुद आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है, या फिर खुद नेशनल गवर्नमेंट है, या फिर कोई ऐसी नेशनल बॉडी है, मान लो सेंट्रल बैंक है, कोई मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट का बैंक है ना, कोई भी ऐसी चीज है, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इसमें सेम ही चीज को मतलब घुमा फिरा के बार बार सेम ही चीज को बोला जा रहा है, मतलब इसका बेसिकली यही है कि आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन नहीं कर सकता, अगर हनन करेगा तो आप न्याय पा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके पास ये पावर है कि वो अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं उसके इन्फोर्समेंट के लिए। मतलब कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकते हैं कि वो ये डायरेक्शन दे सकते हैं, वो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस पर्सन का फंडामेंटल राइट उन्हें दो। तो ये डायरेक्शन देने का अधिकार, ये ऑर्डर देने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है रिट्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं या फिर रिट दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो रिट क्या होता है? अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। सो रिट एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ऑर्डर लिखा होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिखा होता है, और वो आदेश किसके लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को आदेश दे रहा होता है, और ये जो रिट है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इशू करते हैं। आप यूं कह सकते हो ऐसी कोई भी ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहा है, और वो ऑर्डर कौन दे रहा है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर उस डॉक्यूमेंट को दे रहा है गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करते हुए, तो उसी को हम बोलेंगे रिट। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को भी इशू कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करो। They can also award compensation to the victims and punishment to the violators। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनके पास ये तो अधिकार है ही कि वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो रिट दे सकते हैं किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, बट उसके साथ साथ कोर्ट्स के पास ये भी अधिकार है कि जिस पर्सन के राइट का वायलेशन हो रहा है उसे वो कंपनसेशन भी देने का आदेश दे सकता है। मतलब कि मान लो ए पर्सन है, इस ए पर्सन ने बी पर्सन के राइट का हनन किया, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन किया, तो बी पर्सन जो है वो कोर्ट गया, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ए को बोला कि तुम इसका जो राइट है वो इसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ए जो है वो राइट, मतलब उसको मान लो इक्वालिटी का राइट हनन हो गया। मान लो बी के साथ क्या हुआ, ए ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया किसी बेसिस पे। मान लो ए जो है वो एक कंपनी का मालिक है और बी जो है वो एक फीमेल है, और ए जो है उसने बी को क्या बोला, क्योंकि तुम एक औरत हो इसलिए हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे, ठीक है। तो बी ने क्या बोला, बी ने कहा कि ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं मेरी जेंडर की वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं वुमेन हूं और इसलिए मेरे को जॉब पे नहीं रखा जा रहा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला ए को कि अगर ये पर्सन एलिजिबल है, अगर बी एलिजिबल है जॉब के लिए, सारे एग्जाम वगैरह क्लियर कर लिए, सब कुछ हो गया और वो जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, तो उसको जॉब दो। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कंपनसेशन देने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। कंपनसेशन मतलब मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ए को बोलता है कि तुमने क्योंकि बी का इतना समय बर्बाद किया, उसको मेंटली इतना परेशान किया, उसको इतना घूमना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा,
क्योंकि तुमने उसका अधिकार का हनन किया, तो ए जो है उसको मान लो 1 लाख रुपए बी को कंपनसेशन के तौर पे, मुआवजे के तौर पे देने होंगे। इस तरीके से वो कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकता है। दूसरा, अगर ए ने यहाँ पे क्या किया, ए ने बी के अधिकार का हनन किया, तो सी मतलब ये जो कोर्ट है वो ए को पनिशमेंट भी दे सकता है कि मान लो ए को कोर्ट बोले कि तुम्हें 1 साल की सजा होगी, तो जो पर्सन राइट का वायलेशन कर रहा है उसको कोर्ट सजा दे सकता है, और जिस पर्सन के राइट का हनन हो रहा है कोर्ट उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करा सकता है। We have already seen in chapter 4 that the judiciary in our country is independent of the government and the parliament. अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो कोर्ट हैं वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, उनको इन्फोर्स करो। और हमने ये चीज चैप्टर 4 में भी बहुत क्लियरली पढ़ी थी कि हमारे जो तीनों डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी जुडिशरी है, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो हमारे कोर्ट जो है, हमारी जो जुडिशरी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हमारे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और वो एकदम फ्री होके अपने डिसीजंस ले सकती है, और इसीलिए वो गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है उसके खिलाफ भी बोल सकती है अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं। We also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of the citizens. अब हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी सिस्टम में से एक हमारा भी है, और जो जुडिशरी है वो कुछ भी कर सकता है लोगों के, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी जरूरी होगा लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कदम जुडिशरी उठा सकती है। In case of any violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to a court for remedy. तो अगेन वही बात है कि अगर फंडामेंटल राइट का किसी के हनन हो रहा है तो वो जो पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है रेमेडी पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट। अब हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसका जिक्र किया है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके ही फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी आप कोर्ट में जाओगे। मान लो आपने देखा कहीं पे इन जनरल सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है, सोसाइटी का कोई ऐसा तबका है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, कोई ऐसा तबका है, ठीक है, बट आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा, ठीक है, आपका सारे राइट जो है वो इम्पोर्स हो रहे हैं, बट आपने देखा कि कुछ ऐसा तबका है सोसाइटी का जिसके साथ गलत हो रहा है, बट वो जो लोग हैं वो एक तरीके से आवाज नहीं उठा पा रहे या वो इतने सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट में जा सकें, या कोई भी रीजन है, आपको लगा कि आप जो है उनके लिए कुछ कर सकते हो, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो आप भी उन लोगों के लिए कोर्ट में जा सकते हो और सोसाइटी के भले के लिए आप कोर्ट में केस डाल सकते हो। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के भले के लिए जो आप लिटिगेशन डालोगे, जो केस डालोगे, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप ही के फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी आप कोर्ट जाओ। अगर सोसाइटी में किसी तबके के साथ इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो भी आप जा सकते हो कोर्ट में उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। जो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन, कोई केस डाला जाता है उसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL कहते हैं। Under PIL, any citizen or group of citizens can approach to the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. तो PIL के थ्रू क्या होता है, कोई भी सिटीजन या कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन, मतलब कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट को, मतलब जनता के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, जनता के भले के लिए। मान लो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि लोगों के भले में नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ ला दिया या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन या कदम उठा लिया जो कि लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो जब कोई सिटीजन या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन लोगों के इंटरेस्ट में कोर्ट में जाएंगे उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो PIL है। वन कैन राइट टू द जजेस इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड, मतलब और ये जो PIL है ये जरूरी नहीं कि आप मतलब ऐसे केस वगैरह ही फाइल करो, आप जज को एक पोस्ट कार्ड भी लिख के भेज सकते हो उसके नोटिस में लाने के लिए कि इस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें नहीं हो रही हैं। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो कोर्ट है वो अपने आप फिर उस मुद्दे को उठाएंगे अगर उन्हें लगेगा कि हाँ सच में पब्लिक इंटरेस्ट का हनन हो रहा है। मतलब जैसे आपने FIR वगैरह दर्ज नहीं की, आपने क्या किया, सीधा जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उनको आपने एक पोस्ट कार्ड टाइप एक लेटर आपने भेज दिया उनको
कि ये मुद्दा है, ये चीजें हो रही हैं देश में जिसकी वजह से जनता के साथ गलत हो रहा है। अब जो जज हैं वो को पूरे मैटर को देखेंगे, समझेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ सच में पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें नहीं है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो फिर जो जज है वो अपनी तरफ से फिर उस मैटर को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन की बात करेंगे जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, और देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बॉडी है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है।